जी, तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। उसमें 3 फोर्सेस हमें दिखाई गई हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, टेंशन हमें दिखाई गई ये 2 डायमेंशन में है और एज भी हमारे पास 2 डायमेंशन में है। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया कि हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। 3 फोर्सेस के बारे में कहा गया, एक वेट है, एक टेंशन है और एक हमारे पास फोर्स जिसको हम एज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हिंज क्या यहाँ पर एज आ पिवट काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है, हमें ये बताना है कि 3 जो फोर्सेस हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लास्ट पर ज़ाहिर है वो वाली रखनी होगी जो सबसे ग्रेटर होगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम में होगा। जब वो इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम क्या करें कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ये देखें कि अगर हम इसको रिज़ॉल्व कर देते हैं तो हमें पता है ये इसका टेल पर रिज़ॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और ये हमारे पास क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। तो इसमें जो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का, इसका पिवट से जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं। सपोज़ करें मैं उसके डिस्टेंस को x2 का नाम रख लेता हूँ और यहाँ वेट जो है इसके डिस्टेंस को मैं x1 का नाम रख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर फोर्स है, एच फोर्स है। अब ये क्या है, पिवट से पास हो रही है। जैसे टेंशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पिवट से पास हो रहा है तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होने की वजह से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाने जा रहे हैं, एज को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पिवट से पास हो रही है। तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस बच गई हैं, एक हमारे पास है वेट, एक क्या हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन है। ठीक है, और हमें पता है कि ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या तरीका होता है चेक करने का, फोर्स को पिवट वाली साइड, ये पिवट है, पिवट वाली साइड पर घुमाएं तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और वेट को इस क्या करें, किस साइड पर घुमाएं, जिस साइड पर पिवट है तो ये कौन सा प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, वेट यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, वेट मल्टीप्लाई बाय x1 is equal to vertical component of tension multiply by x2। x2 is a perpendicular distance आ गया। अच्छा, अब खुद देखें, इसका मतलब है कि ये वाला मोमेंट इस मोमेंट के इक्वल है, नंबर 1। इसमें ये देखें जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी फोर्स कम होगी। यहाँ देखें, अगर वेट देखें, वेट का जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये डिस्टेंस की x1, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि x1 जो है वो ग्रेटर है x2 से। तो इसका मतलब है जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसकी फ़ोर्स कम होती है। यहाँ से अंदाज़ा हुआ हमें कि जो हमारे पास वेट होगा वो कम होगा, किससे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन से, क्योंकि 2 ही फोर्सेस इनकी बात कर रहे हैं। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का, इसके लिए जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली डिस्टेंस क्या है, कम है, किससे, x1 से x2 कम है। अगर x2 वाला डिस्टेंस कम है तो उसकी फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात हमें यहाँ पर समझ आती है कि यहाँ पर dy जो है यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, वेट से। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस जो आ रही हैं, एक बात तो ये समझ आती है, दूसरी बात देखें कि हम इसको रिज़ॉल्व करें। अगर एज को रिज़ॉल्व करते हैं, एज ये देखें, एज यहाँ पर सेपरेटली बना के देखते हैं हम कि जो एज है इसके हमारे पास जो 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा एज x बन जाएगा, एक क्या होगा, एज y बन जाएगा। ठीक होगा।
अब इसमें देखें तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है। वर्टिकल फोर्स कौन सी है, ये वाली। वर्टिकल फोर्स कौन सी, ये वाली। ये वर्टिकली अपवर्ड्स है, ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई, जो वर्टिकली अपवर्ड होगा वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्सेस के सम के हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब हमें समझ आती है कि ये जो टेंशन है, ये वाली टेंशन दो फोर्सेस का सम है। इसका मतलब है यही टेंशन वाली जो फोर्स है वो इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है। तो इस बात से ये एविडेंस मिल गया कि जो टेंशन वाली फोर्स है वो सबसे ग्रेटर है, सबसे लार्जेस्ट है इन तीनों में से। तो इसका मतलब देखें, अगर आप चार ऑप्शंस देखें तो हम देखते हैं, सब ढूंढ लेते हैं कि टेंशन सबसे आखिर में कहाँ पे है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है लास्ट में राइट साइड पर, एक्सट्रीम राइट पर हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर इसका मतलब कि ये हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन हमें यहाँ दिखाई गई है, और बाकी वेट और जो डब्ल्यू है ज़ाहिर है इस सीक्वेंस में दिए गए हैं, और बस आगे आपको पता करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं होगी। यहाँ पर देखें टेंशन जो है ग्रेटर है वेट से, इसका मतलब ये कम हो गया। और इसमें और कोई हमारे पास कोई एविडेंस मिल नहीं रहा, सिर्फ एक एविडेंस हमारे पास इस सीक्वेंस को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन वो इस एज से और वेट से ग्रेटर है। और तीन ए, बी और डी ऑप्शन में कहीं पर ऐसे नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर हमें आइडिया मिले कि टेंशन सबसे लार्जेस्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन जब भी आए या न्यूटन का हमारे पास सेकंड लॉ की बात करें, हमने क्या डिफ़ाइन करना होता है, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक हो गया, फाइन। ओके, हमें ये बात पता है, हमने ये लेक्चर्स में भी देखी है, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और पावर की बात पूछी गई हो तो हमारे पास फार्मूला ये वाला होता है। यानी पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है, वर्क ओवर टाइम। वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टी। हमें पता है ये एफ है, डी ओवर टी क्या होता है, वी होता है। यानी वी हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है ये वी के इक्वल आ जाए, तो पावर का ये फार्मूला आ गया। वैसे भी हम ये बात जानते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो हम पावर का ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो ये देखें कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो है फोर्सेस कितनी हैं, 4 फोर्सेस हैं। अगर आप गौर करें तो सारी फोर्सेस यानी 4 फोर्सेस जिनके हर एक का नाम F ही रखा गया, ना F1 F2 F3 नहीं रखा गया। इस बात से ये समझ आती है कि सारी फोर्सेस क्या हैं, सेम हैं, सेम वैल्यूज रख रही हैं। ईच फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड F, यानी हर एक की फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू एक जैसी है। अच्छा, क्योंकि देखें ना, हमें यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें कोई टर्निंग की बात चल रही है, रोटेशन की बात चल रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज, ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज, यानी चारों फोर्सेस जो हैं, 4 फोर्सेस जो हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में होता तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी होता, क्लॉकवाइज मूवमेंट भी होता, या दोनों के सम होते, मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता, तब वो इक्विलिब्रियम में होता। इसका मतलब सिर्फ एक तरह का मूवमेंट है, कौन सा, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सारी चारों की चारों फोर्सेस क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ लिख रहा है डिस्क इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम आया, यहाँ भी इक्विलिब्रियम। ए ऑप्शन भी गलत हो गई, सी ऑप्शन भी गलत हो गई, बी और डी में से एक ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट होगी। ठीक हो गया। अब उसमें क्या कहा है, बी ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर उससे पहले ऊपर भी ये बातें सारी आपने पढ़ लेनी है। क्या कहा है, डिस्क हैज़ ए डायमीटर डी, डायमीटर इसका क्या है, डिस्क का डायमीटर है। यानी ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस ले लें चाहे ये वाला डिस्टेंस ले लें, ये क्या होगा, डायमीटर डी के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज रिजल्टेंट। अब आप देखें
बी ऑप्शन में क्या बता रहा है, बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स इज 4F, ऐसा नहीं है। देखें ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये इसको कैंसिल कर देगी इसको, ठीक है। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल करती होती है, ये लेफ़्ट वाली फोर्स है राइट वाली फोर्स को कैंसिल कर देगी, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होगी, लेकिन यहाँ उसने कहा 4F होगी, इसीलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक हो गया। बाकी रह गया हमारे पास रिजल्टेंट टॉर्क, वो हमारे पास आ गया 2FD आ गया। अच्छा, इसको किस तरह से हैंडल करेंगे आप देखें, हमने बात समझी हुई है पहले कि अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हों, ठीक है, इसको दो तरीक़ों से वैसे हैंडल किया जा सकता है। देखते हैं इसको, कोई आसान सा इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये डी है, डी, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक फोर्स लें, टॉर्क ऑफ कपल की बात करते हैं, कोई एक फोर्स ले लें, यानी हम कहते हैं एफ़, यानी या ये एफ़ ले लो या ये एफ़ ले लो, कोई एक एफ़ लो और उनके दरमियान डिस्टेंस ले लो, कितना आ गया डिस्टेंस, डी आ गया। तो ये तो दो फोर्सेस की वजह से क्या आ गया, एफ़ इंटू डी आ गया, एफ़ इंटू डी आ गया। अब इन दो फोर्सेस की बात कर लेते हैं, ये फोर्स, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, इसके लिए भी वही हमने क्या पढ़ा हुआ है, मोमेंट ऑफ कपल की क्या बात होती है, दो फोर्सेस लें इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बात की वही बात यहाँ पर होगी। कोई एक फोर्स ले लो, कोई एक फोर्स यानी एफ़ ले लो, दोनों फोर्सेस एफ़ हैं तो कोई एक ले लें, उनके दरमियान डिस्टेंस भी क्या है, डी है, डायमीटर, मल्टीप्लाई बाय डी कर लो, तो ये भी हमारे पास है एफ़ डी आ गया। ये जो वर्टिकल वाली फोर्सेस हैं, इन ये बेसिकली चार फोर्सेस ऐड कर रही हैं, ये दो फोर्सेस के करस्पॉन्डिंगली ये रिज़ल्ट आया, अगली दो फोर्सेस के करस्पॉन्डिंगली ये रिज़ल्ट आया, तो दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों की दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही होंगी, तो एफ डी प्लस एफ डी आ जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2F इंटू डी आ जाएगा। तो हम यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन गई, ये वाली बन गई, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखें हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजते हैं तो उसकी हाइट इंक्रीज़ होती जाती है और ये इसकी हाइट डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इसमें दो तीन बातें जिसका ख्याल रखना है आपने कि हमारे पास जो ज़ाहिर है अगर ऊपर जा रहा है तो हाइट उसकी अटेन हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होगी। और अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो एक बात इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है नेग्लिजिबल होगी, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो आ रहा है यानी डिक्रीज़ हो रहा है, उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। तो हमें उसने ये कहा है कि आप बताएं कि विच डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज़ द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्मॉलर चेंज तब होगा जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी स्मॉलर होगा, ठीक है ना। जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो इंक्रीज़ कम आएगा, उतना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ भी कम आएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शंस दी हुई हैं, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं Q, R, S एंड T। इसकी हम बात कर लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh होता है, इसमें mg क्या है, वेट है, वेट मल्टीप्लाई बाय h, तो हम कह सकते हैं वेट मल्टीप्लाई बाय h इज़ ऑल्सो इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात आपने नहीं बोलनी, हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है काइनेटिक एनर्जी जो स्मॉलेस्ट हो। तो जिसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट्स दी हुई हैं तो हम हाइट्स के लिहाज से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखेंगे। हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे चारों ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए, जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आंसर सबसे कम आएगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी कम आएगा, यानी ये वाली बात आपको समझना चाहिए। चलें जी, ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में हमारे पास जैसे फार्मूला क्या है, वेट इनटू हाइट, तो पहले लिखते हैं वेट इनटू हाइट की बात करते हैं। हाइट कितनी है, देखें EQ, देखें EQ के करस्पॉन्डिंगली हाइट कितनी है, 1.5 है।
और आप देखें ई एस देखें, इसका अगर आप देखें तो हमारे पास ये कितना है, हाइट कितनी है 1.6 है। तो आप ख़ुद देखें जो हाइट का डिफरेंस निकलेगा 1.6 माइनस 1.5, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0.1। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए ऑप्शन में ये वाली आई। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में दोबारा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका फार्मूला क्या है, ठीक है। देखिए इसमें बी ऑप्शन में क्या है, हम देखते हैं एस वाला डिस्टेंस। देखें एस वाला डिस्टेंस कितना है 1.6, आर वाला डिस्टेंस कितना है 1.8। जिसका मतलब है कि आर और एस का जो डिस्टेंस है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो एस के करस्पॉन्ड डिस्टेंस कितना हुआ 1.6, आर के करस्पॉन्ड कितना 1.8, दोनों करते हैं माइनस, तो आंसर आता है 0.2। तो उसके लिए बी ऑप्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेट इनटू हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है, कितनी आ गई, दोनों को डिफरेंस निकालने पर 0.2 आ गई। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में भी हम उसी तरह से वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लेंगे। वेट तो आ गई है और हाइट कौन सी, डिफरेंस की बात करते हैं। टी और क्यू का हाइट का डिफरेंस देखते हैं, ये रहा टी का और ये रहा हमारे पास क्यू का। दोबारा से हम देखें टी और क्यू तो हमारे पास क्या है 1.3 और 1.5, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, दोबारा से 0.2 आ जाएगा। डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में ये हमारे पास आया वेट इनटू हाइट। हाइट देखते हैं, किन की हाइट देखनी है, टी पॉइंट और आर पॉइंट। ये रहा टी पॉइंट और ये रहा हमारे पास आर पॉइंट। टी और आर के दरमियान जो डिफरेंस है हमें पता चला 1.8 माइनस 1.3 कितना आ गया 0.5। तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन में सबसे लीस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसका आया है, ए ऑप्शन में। जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज सबसे कम आया है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी कम आया होगा। तो ए ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, ए। ठीक हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो डिटेल दी हुई है उसको देखते हैं। पावर दी गई है हमारे पास, ठीक है। द बैटरी ऑफ अ स्मॉल टैबलेट कंप्यूटर इज़ इनिशियली अनचार्ज्ड है। आप क्या कहेंगे, इट इज़ कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट 10 वॉट्स पावर सप्लाई फॉर 2 आवर्स टू चार्ज द बैटरी। तो हमें पावर दी गई है, पावर कितनी है ऐसा यूनिट के अंदर ही दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके टाइम को जो कि आवर्स में दिया हुआ है उसको भी साथ कन्वर्ट करेंगे। 2 आवर्स दिए हुए हैं उसको कन्वर्ट करें 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारे पास जो है जो भी इसका आंसर यहाँ पर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये है, अब हमने एनर्जी स्टोर की बात करनी है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, ई डिवाइडेड बाय टी होगा। हमने एनर्जी की बात करनी है, जो हमारे पास एनर्जी है सब्जेक्ट बनाए पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। तो हमें पता है पावर की जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है 10, टाइम हमारे पास दिया गया है ये वाला, हम डायरेक्ट यही पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये हो गया टाइम, ये हो गया पावर। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें और बेसिकली हमें किस में चाहिए होता है, ये सेकंड्स में चाहिए होता है, जिसके लिए हमने आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमें 60 फिर 60 करना पड़ा। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी का जो आंसर होगा वो मैं आपके सामने लिखता हूँ 72000 जाउल्स में आ गया। ये हमारे पास क्या हुई, उस पावर के करस्पॉन्डिंगली एनर्जी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो एफिशिएंसी उसकी 100% थी। अगर 100% एफिशिएंसी होता तो हमारा ये आंसर ठीक होता। लेकिन उसने क्या कहा है कि आपने जो 2 घंटे के लिए इसको चार्ज किया है 10 वॉट जो है आपने पावर सप्लाई दी है, उससे उसकी एफिशिएंसी क्या रही है 80% रही है। तब उसकी टोटल एनर्जी बताओ, 100% नहीं हुई, ठीक है, एफिशिएंसी उसकी 100% नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, हम उसका 80% निकाल लेंगे। ये 80% के लिए क्या करेंगे, 80% मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास इस एनर्जी का 80% निकालना है जो आपने यहाँ पर लिखा 72000 आ जाएगा। तो
तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी जब हमारे पास एफिशिएंसी 80% थी। तो हमारे पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 57600। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए तो आप लिखेंगे 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ राउंड ऑफ कर लीजिएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है वो बन रही है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।